फ्रेंड्स, माई सेल्फ ईशी छतवानी स्कूल लेक्चरर सीरीज का आज हम लाए हैं 25th सैंपल पेपर। ठीक है, आज भी अपन 10 MCQ देखेंगे। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मैच द आइटम ऑफ लिस्ट 1 विद दोज ऑफ लिस्ट 2 एंड चूज द करेक्ट कोड। एक तरफ लिस्ट 1 है, एक तरफ लिस्ट 2 है, आपको मिलान करना है। जैसे प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, जो टैक्स हमें देना है, लाइव स्टॉक, जो हमारे पास पशु होते हैं यानी लाइव स्टॉक एनिमल्स वगैरह, सन्ड्री डेटर जिन पे हम पैसा मांगते हैं, और इंटरेस्ट अक्रूड ऑन डिवेंचर्स यानी डिवेंचर्स पे जो पैसा हमें देना है। तो देखिए, जो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन होता है वो हमारा करंट लायबिलिटी होता है। सामने मैंने देखा तो सेकंड ऑप्शन दिखाई दिया अदर करंट लायबिलिटी, पर एक फोर्थ ऑप्शन दिखाई दिया शॉर्ट टर्म प्रोविजन। तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है जहाँ पे प्रेजेंटेशन होता है। तो जो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है उसे शॉर्ट टर्म प्रोविजन की तरह दिखाया जाता है। लाइव स्टॉक जो होता है वो असेट होता है, और असेट में ये टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स की कैटेगरी में आता है। ये टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स हो गया। सन्ड्री डेटर आपका करंट एसेट्स होता है, और वैसे ही इसे ट्रेड रिसीवेबल कहते हैं। करंट एसेट्स के अंदर आगे फर्दर हो सकता था ट्रेड रिसीवेबल। और इंटरेस्ट अक्रूड ऑन डिवेंचर, जो डिवेंचर पे हमें इंटरेस्ट देना है, अभी उसका देने का ड्यू डेट नहीं आया है पर हमें देना तो होगा, तो वो जो होता है वो आपका करंट लायबिलिटी होता है, अदर करंट लायबिलिटी कैटेगरी में आता है। तो ये इस तरह से होगा। तो आपने देखा मैंने ए को मिलाया है 4 के साथ, और जो लाइव स्टॉक है उस बी को हमने मिलाया है थर्ड पॉइंट के साथ। इस तरह से अपन ऑप्शन पिक करते हैं। तो ए के साथ 4 हो, ये यहाँ पे है और यहाँ पे भी है। बी के साथ 3 हो, बी के साथ 3 यहाँ हो, बाकी और देख लेते हैं। सी के साथ 1 हो, यस, और डी के साथ सेकंड हो, ये भी यस। तो इसका आंसर डी रहने वाला है। इस क्वेश्चन का आंसर डी रहने वाला है। तो चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग टेक्निक्स ऑफ कैपिटल बजटिंग डिसीजंस इंडिकेट द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक्स। ओके, तो ये हम जानते हैं कि जो कैपिटल बजटिंग वाला टॉपिक है, जिसमें हमें डिसाइड करते हैं कि हमें किसी प्रोजेक्ट में पैसा लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए, हम डिसाइड करते हैं कैपिटल बजटिंग में। उसकी 2 तरह की टेक्निक्स होती हैं। एक तो होती है ट्रेडिशनल तकनीकें, परंपरागत तरीके होते हैं, और एक आपके होते हैं DCF, डिस्काउंटेड कैश फ्लो, जिसमें आप जो मनी होता है, अमाउंट होता है, उसके टाइम वैल्यू को ध्यान रखते हो, तो उसे डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड बोलते हैं। तो आपका जो नेट प्रेजेंट वैल्यू है वो आपका एक DCF टेक्निक है। अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, ये आपका ट्रेडिशनल टेक्निक है। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, ये भी आपका डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक है। और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स भी आपका डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक है। तो इसने यही पूछा था कि डिस्काउंटेड कैश फ्लो कौन कौन से हैं। तो ए है, सी है और डी है। ए है, सी है और डी है, तो हमारा आंसर सी रहने वाला है। ठीक है, तो इसमें आपको मेथड्स के नाम याद रखने होंगे। मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ। आपका जो पे बैक पीरियड वाला मेथड होता है, जो शुरू में सबसे पहले यही सीखा जाता है, पे बैक मेथड। और दूसरे नंबर पे वैसे सीखा जाता है एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, और इसी को अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न भी कहते हैं। तो ये जो आपके मेथड हैं, ये दोनों मेथड, ठीक है। और एक होता है पोस्ट पे बैक मेथड। ये जो मेथड है ये आपके ट्रेडिशनल मेथड है, और इसके अलावा मैंने जो 3 नाम बताए अभी, वो आपके डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड्स हैं। ठीक है, तो इसका आंसर ए, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाय अ शेयर होल्डर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो फाइनेंशियल एनालिसिस करके अपना टॉपिक है। उसमें एक्सटर्नल एनालिसिस भी होता है, वर्टिकल एनालिसिस होता है, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, वर्टिकल एनालिसिस, बहुत तरह का एनालिसिस होता है। क्वेश्चन ये कहता है कि अगर शेयर होल्डर जो एनालिसिस करते हैं वो किस प्रकार का एनालिसिस है। आप आराम से सोचिए कि शेयर होल्डर जो एनालिसिस करते हैं वो किस तरह का है। तो आप इसे यूं सोचो कि क्या शेयर होल्डर्स के पास हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट होते हैं? नहीं होते। उनके पास हम जो रिजल्ट कम्युनिकेट करते हैं वो होते हैं, लेकिन उनके पास डिटेल्ड बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं होते। डिटेल्ड बुक्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं जो घर के लोग हैं, घर के लोग जो होते हैं, मतलब ओनर्स। अब वापस आप ओनर्स में शायद कंफ्यूज कर जाएंगे कि कंपनी के ओनर्स तो शेयर होल्डर्स होते हैं। कंपनी के मामले में जो मैनेजमेंट होता है उसके पास अकाउंट्स की जानकारी होती है डिटेल्ड, लेकिन जो शेयर होल्डर्स के पास जानकारी होती है वो उतनी ही होती है जो पब्लिक डोमेन में होती है। तो शेयर होल्डर जो एनालिसिस कर पाते हैं वो बाहर से एनालिसिस कर पाते हैं,
कि कंपनी का डिविडेंड पर शेयर क्या है, अर्निंग पर शेयर क्या है, पी रेशियो क्या है, यील्ड रेशियो क्या है, मतलब उनको जो भी पैरामीटर्स चेक करने हैं वो बाहर से जज करते हैं। तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि जो शेयर होल्डर एनालिसिस करते हैं वो एक्सटर्नल एनालिसिस होता है। ठीक है, चलिए जैसे इसको थोड़ा इन्होंने हिंट में भी समझाया है, एक्सटर्नल एनालिसिस, दिस एनालिसिस इज डन बाय द आउटसाइडर हु डू नॉट हैव एक्सेस टू द डिटेल्ड इंटरनल अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ऑफ द बिजनेस फर्म। क्या कहता है, बाह्य विश्लेषण वो होता है जो बाहर के लोगों द्वारा किया जाता है। ये वो लोग होते हैं जिनकी इंटरनल अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स तक पहुंच नहीं होती है, जो वहां तक एक्सेस डायरेक्टली नहीं कर सकते। और ये कौन है, जो इन्वेस्ट कर चुका है या जो इन्वेस्ट करने का सोच रहा है। तो इन्वेस्टर्स या पोटेंशियल इन्वेस्टर्स, तो कंपनी में इन्वेस्ट करने वाले शेयर होल्डर्स ही होते हैं। तो जो मौजूदा शेयर होल्डर है या जो शेयर खरीदने की सोच रहा है, या जो क्रेडिटर्स ऑलरेडी हैं या जो हमें उधार देंगे, जो पोटेंशियल क्रेडिटर्स हैं। इसी तरह गवर्नमेंट एजेंसीज, ठीक है, ताकि वो डिसाइड कर सके कि हमारी इंडस्ट्री पर टैक्स लगाना है या सब्सिडी देनी है। क्रेडिट एजेंसीज वो फैसला करती हैं कि हम लोन ले सकते हैं कि नहीं ले सकते, हमारी वो सॉल्वेंसी चेक करते हैं। और इसके अलावा जनरल पब्लिक भी देखा करती है हमारी तरफ। ये सब एक्सटर्नल एनालिसिस करने वाले आउटसाइडर्स हैं। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉम्पोनेंट ऑफ प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट, ये कॉस्टिंग वाले टॉपिक से है, तो अपने को याद होना चाहिए जब अपन कॉस्ट शीट बनाते हैं तो सबसे पहले आता है डायरेक्ट मटेरियल, फिर आता है डायरेक्ट लेबर और फिर आता है आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये जो तीनों चीज़ें हैं, ये तीनों चीज़ें मिलके आपका प्राइम कॉस्ट, पेन नहीं चल रही है, ये सब लोग मिलके आपका प्राइम कॉस्ट कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। ठीक है, ये तीनों चीज़ें मिलके। तो डायरेक्ट मटेरियल आ गया, डायरेक्ट लेबर आ गया, डायरेक्ट एक्सपेंसेस की जगह इन्होंने वर्ड घुमा के बोल दिया चार्जेबल एक्सपेंसेस। तो ये जो ए, बी और सी है ना, ये सब मिलके प्राइम कॉस्ट बनाते हैं। लेकिन जो ओवरहेड होता है, ओवरहेड जो होता है वो प्राइम कॉस्ट के बाद लिखा जाता है। ठीक है, ओवरहेड भी एक एलिमेंट होता है। देखिए क्वेश्चन में आप कंफ्यूज मत हो, जैसे कई बच्चे याद करके जाएंगे सर कॉस्टिंग में 3 होते हैं ना, कॉस्टिंग में हमने बताया सुना है सर, मटेरियल होता है, लेबर होता है और आपका ओवरहेड होता है। कॉस्टिंग के ये 3 एलिमेंट होते हैं, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड। लेकिन इसने क्वेश्चन में क्या पूछा, प्राइम कॉस्ट को कौन कॉन्स्टिट्यूट करता है। तो प्राइम कॉस्ट में कौन आते हैं, मटेरियल, लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो कौन नहीं है, तो वो ओवरहेड है। तो आप क्वेश्चन को रटिएगा मत, थोड़ा सा आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन में जो एक एक शब्द लिखा होता है उसका इंपॉर्टेंस होता है, और कॉम्पिटिशन एग्जाम में तो एक शब्द होने ना होने से क्वेश्चन का पूरा मायना बदल जाता है। बहुत सारे क्वेश्चन डिलीट में फंस जाते हैं या मतलब चक्करों में फंसते हैं लिटिगेशन में, तो वही होता है। कई बार एग्जामिनर्स भी, मतलब एग्जामिनर्स वैसे बहुत अच्छे क्वेश्चन बनाते हैं, पर कई बार वो भी किसी शब्द को रखने का क्या मीनिंग निकल सकता है वो उतना नहीं सोच पाते, तो आगे जाके लफड़ा होता है। सो आप बहुत ध्यान से कीजिएगा, टू द बेस्ट आप ध्यान से देखिएगा। जो क्वेश्चन आप पढ़ते पढ़ाते आए हैं आप उस चक्कर में मत पढ़िएगा, जो लिखा है उस पर ध्यान रखिएगा। खैर, वैसे इस क्वेश्चन का आंसर है ओवरहेड। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होता है, एक ऐसा खर्चा जिसे आप डायरेक्ट रिलेट कर सकते हो, एक ऐसा खर्चा जिसे आप कह सकते हो कि ये इस यूनिट को बनाने की वजह से आया या ये कॉस्ट सेंटर स्टैब्लिश करने की वजह से आया। जैसे मान लीजिए हमें कोई जॉब पूरा करना है, उसके लिए अपन ने कोई इक्विपमेंट हायर किया, मान लीजिए क्रेन मंगा ली, या अपन को कोई बिल्डिंग बनानी है उसके लिए अपन ने पर्टिकुलर कोई नक्शा या स्केच या ड्राइंग बनवाई पर्टिकुलर उसी बिल्डिंग के लिए, तो वो होता है। तो या प्रोडक्शन करने की वजह से अपन ने रॉयल्टी दी, तो जो जो प्रोडक्शन होगा त्यों त्यों अपने को रॉयल्टी देना पड़ेगा। तो दिस इज डायरेक्टली चार्जेबल ऑन प्रोडक्शन। तो इसे आप पढ़ लीजिएगा। एग्जाम्पल में एक बार फिर भी पढ़ देता हूँ। प्रोडक्शन पे जो रॉयल्टी दी जाती है, प्रोडक्शन को अगर हम काम को बाहर से करवाते हैं तो जो जॉब चार्जेस हम देते हैं, या किसी स्पेसिफिक इक्विपमेंट के लिए जो हम किराया वगैरह देते हैं, या कोई स्पेशल डिज़ाइन हम बनवाते हैं, ड्राइंग बनवाते हैं किसी कार्य के लिए, या कोई स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर हम मंगाते हैं उस कार्य को पूरा करने के लिए, तो ये मतलब खर्चा क्या होता है, डायरेक्ट उस वस्तु से रिलेटेड हो जाता है। तो वो होता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस या चार्जेबल एक्सपेंसेस। ठीक है, और ये प्राइम कॉस्ट का भाग होता है, ओवरहेड प्राइम कॉस्ट का भाग नहीं होता है। ठीक है सर, चलिए नेक्स्ट इज ऑन विच डेट द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 वाज नोटिफाइड। अब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट किस तिथि को अधिसूचित किया गया, 15 अगस्त 2019 को, जनवरी 2020 को, 20 जुलाई 2020 को, या 9 अगस्त 2019 को। तो ये एक्ट लागू तो हुआ है इस तारीख को, ये एक्ट
20 जुलाई 2020 को लागू हुआ है, लेकिन इस क्वेश्चन में लागू हुआ नहीं पूछा है। इन्होंने पूछा इसे नोटिफाई कब किया गया था, तो इसे नोटिफाई किया गया था अगस्त 2019 में। 9 अगस्त 2019 को ये नोटिफाई हुआ। ये ठीक वैसा ही है कि एक आपका एग्ज़ाम जब भी लगना होता है तो पहले एक नोटिफिकेशन आता है और उसके बाद एग्ज़ाम होता है। तो कई बार नोटिफिकेशन आता है अलग वर्ष में और आपका एग्ज़ाम होता है अलग वर्ष में, ठीक है। तो इस मामले में भी ऐसा ही है। इसने पूछा था CPA, आप जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, वो नोटिफाई कब हुआ था, तो वो 9 अगस्त 2019 को हुआ था। हालांकि ये पूरे देश में 20 जुलाई 2020 से लागू हुआ। और देखेंगे अभी तो अब 2 मिनट की मार्केटिंग। जो ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं वो मैंने इस सैम्पल पेपर 25 से विड्रॉ किए हैं। जो स्टूडेंट रेगुलर सुनते हैं, वीडियोस लगातार देखते हैं, वो तो वीडियो को 2 मिनट के लिए स्किप कर लें। जो नए ऑडियंस आए हैं, नए व्यूअर्स आए हैं, वो सुन लें। देखिए जो क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ ये मैंने इस सैम्पल पेपर से एक्सट्रैक्ट किए हैं, क्योंकि मैंने तो वीडियो के अंदर केवल 10 क्वेश्चन ही कराए, लेकिन पूरे 150 क्वेश्चन इस सैम्पल पेपर के अंदर अवेलेबल हैं। तो ये सैम्पल पेपर इस तरह से होता है। मैं आपको थोड़ा सा ग्लिम्स दिखाता हूँ। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, किसी भी प्रकार के डाउट या क्वेरी या सजेशन के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो क्वेश्चन आपके पास इस तरह से हिंदी और इंग्लिश में लिखे हुए आते हैं, ठीक है। और इस तरह से एक पेपर के अंदर मैं बता दूं 150 क्वेश्चन होते हैं। हर कुछ क्वेश्चन के बाद आंसर्स होते हैं, कभी कभी उसका एक्सप्लेनेशन भी होता है। और आपको अगर अच्छी तैयारी करनी है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जैसे मैंने बताया कि एक सैम्पल पेपर इक्वल टू 150 क्वेश्चंस, एंड हमने ऐसे 50 सैम्पल पेपर डिज़ाइन किए हैं, ठीक है ना। आप सोचिए कितनी अच्छी लेवल की तैयारी हो सकती है। 50 सैम्पल पेपर में टोटल 7,500 क्वेश्चंस हैं, और वो इसी तरह हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यमों के लिए अवेलेबल हैं और बहुत आराम से। और ये सब मात्र 249 रुपये में अवेलेबल हैं। एक आप बहुत अच्छी तैयारी कर सकें और कोई भी ये ना कहे कि मैं कम पैसों की वजह से तैयारी नहीं कर पाया। एक मकसद कहीं ना कहीं ये तो है ही है, क्योंकि इसका प्राइस ज़्यादा भी रखा जा सकता था, बट 249 इज़ द रीजनेबल प्राइस आई थिंक, कि हर कोई तैयारी कर सके, करनी चाहिए, ये तो मैं कहूँगा ही कहूँगा। खैर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पहले तो एक कॉमर्स पॉइंट ऐप हमारा है, ठीक है। प्ले स्टोर पे जाएंगे तो कॉमर्स पॉइंट ऐप पाएंगे। इस तरह का लोगो बना हुआ होता है, उसको देख के आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा कॉमर्स पॉइंट ऐप, ये लोगो देखकर, ठीक है। और उसके बाद आपको वहाँ स्टोर में जाएंगे तो ये सारा का सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा। वहाँ बहुत सारा फ्री कंटेंट भी है, तो जब तक आपका ट्रस्ट डेवलप हो तब तक आप चाहें तो फ्री कंटेंट भी इजीली ले सकते हैं। आप फ्री कंटेंट भी यूज़ कर सकते हैं। एंड देन उसके बाद आप ऑब्वियस ही बात है पेड कंटेंट की तरफ जाना चाहें तो पेड कंटेंट की तरफ जा सकते हैं, ठीक है। किसी भी तरह का अगर आपको दिक्कत आता है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बहुत धन्यवाद। अभी अपने क्वेश्चन बाकी हैं, उनको अपन सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अनसर्टेन एवरेज। इनमें से क्या सबसे अनिश्चित है, मोड, मीडियन, ज्योमेट्रिक मीन या हार्मोनिक मीन। वेल सर, मोड जो होता है वो बहुत ही अनिश्चित होता है। बहुलक जो होता है उसे अनिश्चित माना जाता है। इसका रीज़न मैं बताता हूँ। जैसे ये x है और ये f है, तो मोड जनरली वो होता है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है, वो मोड होता है। मान लीजिए यहाँ दे रखा है 5, 10, 15 और 20, ठीक है। और मान लीजिए कि इसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है 10, इसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है 50, इसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है 50 और इसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है 25। अब क्या हो रहा है, सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, जिसकी सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है वो मोड होता है। अब हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी तो इसकी भी है और हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इसकी भी है, तो ऐसे में मोड निकालना मुश्किल हो जाता है। तो मोड जो होता है वो अनसर्टेन होता है। या कई बार क्या होता है, किसी मोड में जो आपने देखा होगा कंटिन्यूअस सीरीज वाले क्वेश्चन होते हैं, उसमें आपको 3 ग्रुप की ज़रूरत पड़ती है। एक आपको मेन ग्रुप चाहिए होता है, एक उससे पहले वाला ग्रुप चाहिए होता है और एक उसके बाद वाला ग्रुप चाहिए होता है ना। F1, F0 और F2 की ज़रूरत पड़ती है। तो कई बार क्या होता है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसीज लास्ट में आ जाती हैं भैया, मतलब आपको जो 3 ग्रुप चाहिए होते हैं वो 3 ग्रुप आपको नहीं मिल पाते हैं, ऐसी भी प्रॉब्लम होती है। तो खैर मोड कुल मिला के अनसर्टेन है कैलकुलेशन वाइज। मीन सबसे स्ट्रांग होता है। मीन मैथमेटिकल तरीके से चलता है, प्लस माइनस के तरीके से चलता है, सारे ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड होता है
तो मीन जो होता है वो मोस्ट सर्टेन या सबसे अच्छा माना जाता है, और इस मामले में कैलकुलेशन के मामले में मोड सबसे अनसर्टेन माना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है टू फाइंड द एरर ऑफ चेंज ऑफ मार्क्स द डिफरेंस इन द ट्रायल बैलेंस इज डिवाइडेड बाय। वेल, अगर मान लीजिए कि ट्रायल बैलेंस आपका मैच नहीं हो रहा है, जैसे आपका मान लीजिए कि एक तरफ ट्रायल बैलेंस का टोटल है वो 6300 आ रहा है और एक तरफ आपका जोड़ आ रहा है 7200, तो अंतर आ रहा है। तो ये हमने सुना है कि अंतर को ढूंढना है तो सस्पेंस अकाउंट बनाते हैं, यूज़ करते हैं, लेकिन सबसे पहले हम ये भी देखते हैं कि अंतर कितने का है। मान लीजिए जैसे इस मामले में अंतर 900 रुपये का है, तो हम उसके अंदर 9 का भाग लगाएंगे। अगर 9 का भाग लगाने पे पूरा भाग चला जाता है, पूरा वो डिविजिबल होता है, तो मोस्ट प्रोबेबली कि हमने किसी अंक को उलटफेर कर दिया है, कोई अंक हमने इधर से उधर कर दिया है। फॉर एग्जांपल, हमें मान लीजिए कि लिखना था 5400, ठीक है, और हमने लिख दिया 4500, यानी हमने डिजिट का क्या कर दिया, डिजिट्स का हेरफेर कर दिया। तो जब भी आप डिजिट का हेरफेर करते हैं ना, तो ऐसी मैथमेटिकल पोजीशन बनती है कि वो 9 से डिविजिबल होता है। आप कोई भी अंक घुमा लो, मान लीजिए मुझे 786 लिखना था, लेकिन मैंने उसकी जगह 687 लिख दिया, ठीक है, तो इस केस में आपका जो अंतर होगा वो करीबन 99 का होगा, और आपका जो अंतर होगा वो 9 से डिविजिबल होगा। तो कभी भी अकाउंटेंट से अगर अंकों का हेरफेर हो जाता है तो वो अंतर 9 से डिविजिबल होता है। इसीलिए सिखाया जाता है, अकाउंटेंट को पता होना चाहिए कि जब भी ट्रायल बैलेंस मिसमैच करे तो सबसे पहले वो क्या करे, 9 का भाग लगा के देख ले। अगर 9 का भाग लग जाता है पूरा, तो इस बात के काफ़ी चांसेस हैं कि हमसे कोई संख्या लिखते समय अंकों का हेरफेर हो गया है। तो 9 का भाग लगाना है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, मतलब लगाना है, चेक करना है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो ये पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म से जो कैश अकाउंट होता है, जो आपका बैलेंस शीट होती है, बैलेंस शीट के अंदर जो कैश होता है, तो वो तो हम जानते हैं कि उसे हम रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र नहीं करते, इसे रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र नहीं किया जाता, बल्कि इसे तो कैश अकाउंट में लिख दिया जाता है। जो रिजर्व्स होते हैं हमारे पास, जो भी रिजर्व होते हैं, उसे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, तो ये भी रियलाइजेशन में नहीं जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस का जो बैलेंस होता है, चाहे डीआर बैलेंस हो चाहे सीआर बैलेंस हो, वो भी हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और रियलाइजेशन में नहीं जाता है। और जो पेटेंट अकाउंट होता है या गुडविल अकाउंट होता है, वो सब रियलाइजेशन में जाते हैं। पेटेंट अकाउंट से भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होता कि मैं आपसे गुडविल पूछता, कि गुडविल में कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। एडमिशन का टॉपिक हो और रिटायरमेंट का टॉपिक हो तो गुडविल पार्टनर्स कैपिटल में जाता है, लेकिन अगर डिसोल्यूशन का टॉपिक हो, फर्म के समापन का टॉपिक हो, तो उस समय गुडविल खाता या कोई भी अन्य खाते, जो भी असेट खाते होते हैं जिनसे थोड़ी बहुत वसूली होनी है, हो सकती है, वो सब आपके रियलाइजेशन खाते में जाते हैं। ताज़ा मामले में आपका जो पेटेंट खाता है वो रियलाइजेशन में ट्रांसफर होगा। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैच द वेरियस एलिमेंट ऑफ प्रमोशंस इन कॉलम 1 विद देयर रिस्पेक्टिव प्रोडक्ट्स इन कॉलम 2। कॉलम 1 है, कॉलम 2 है, अब आपको मिलाना है। एक तरफ है एडवर्टाइजिंग, पब्लिसिटी, पर्सनल सेलिंग। तो एडवर्टाइजिंग में क्या होता है, हम जगह जगह विज्ञापन करते हैं, चाहे प्रिंट मीडिया में, अखबार में, या टेलीविज़न, एफएम, रेडियो वगैरह पे, और ये वन वे कम्युनिकेशन होता है, क्योंकि हम यहाँ से प्रचार कर रहे होते हैं और वो पूरा सा इम्पर्सनल नेचर का होता है। हम विज्ञापन कर रहे होते हैं, लेकिन सामने वाला सुन भी रहा है, देख भी रहा है, सोच भी रहा है या नहीं, हमें इसके बारे में कुछ पता नहीं चलता। तो एडवर्टाइजिंग जो होता है वो वन वे मेथड ऑफ प्रमोशन होता है। और मेरा ए के साथ सेकंड मिल गया, और इसी के साथ मैं अगर चाहूँ तो मुझे बाकी पॉइंट नहीं भी आते, तो मुझे पता है कि मेरा आंसर बी रहने वाला है, क्योंकि एडवर्टाइजिंग ए से मिल गया है, इससे मिल गया है। इट इज़ अ वन वे मेथड ऑफ प्रमोशन, तो ए सेकंड। अब फिर भी और देखते हैं। पब्लिसिटी के लिए हम पैसा खर्च नहीं करते, पब्लिसिटी हो जाया करती है। अगर हमारे प्रोडक्ट में दम है, चाहे अच्छी चाहे बुरी, किसी भी तरह की पब्लिसिटी ऑटोमेटिक हो जाती है, वर्ड ऑफ माउथ से अपने आप हो जाती है। तो अ प्रोड्यूसर डज नॉट मेक एनी एफर्ट फॉर इट, सामने जो ऑप्शन हैं उसमें ए ऑप्शन इससे मिल जाएगा कि वैसे इसके लिए जो प्रोड्यूसर होता है, वस्तु का निर्माता है, वो कोई खास मेहनत नहीं करता। जब भी कोई जानदार प्रोडक्ट बाजार में आएगा या कोई कंपनी डूबती हुई होगी, तो अपने बारे में, उसके बारे में पब्लिसिटी हो जाती है। पर्सनल सेलिंग में क्या होता है, 1 to 1 होता है। पर्सनल सेलिंग में इन इट अ डायरेक्ट फेस टू फेस डायलॉग टेक्स, ठीक है।
इसमें अपन 1-on-1 उनको कन्विंस करते हैं ग्राहकों को, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट इतना अच्छा है, ऐसा है वैसा है, तो ये पर्सनल सेलिंग में आता है। तो आपका C3 के साथ जाके मैच हो जाएगा। कुल मिला के इसका आंसर B आ जाएगा बड़े आराम से। इसी के साथ हम लास्ट क्वेश्चन पे पहुंच गए हैं। फॉर्मूला टू फाइंड स्टैंडर्ड डिविएशन विदाउट टेकिंग द मीन। वेल, ये स्टैटिस्टिक का क्वेश्चन है और स्टैंडर्ड डिविएशन निकालने के कई तरीके होते हैं। डायरेक्ट मेथड होते हैं, शॉर्टकट तरीके होते हैं। डायरेक्ट मेथड में आप मीन की मदद से कैलकुलेट करते हो और शॉर्टकट मेथड में आप अज्यूम्ड मीन की मदद से कैलकुलेशन करते हो। लेकिन विदाउट मीन, बिना मीन लिए भी आप स्टैंडर्ड डिविएशन कैलकुलेट कर सकते हो। उसका फॉर्मूला आपका रहेगा सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर। ये इस तरह से लिखा हुआ है, सिग्मा एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर। तो ये जो लिखा हुआ है ये थोड़ा सा इस तरह से है, सिग्मा एक्स अपॉन एन। आप चाहें तो सिग्मा एक्स अपॉन एन की जगह मीन भी रख सकते हैं, क्योंकि एक्स अपॉन एन करने में मीन ही आता है। तो आपका फॉर्मूला यूं भी बोला जा सकता है, सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस मीन का होल स्क्वायर और अंडर द रूट। इस तरह से ये स्टैंडर्ड डिविएशन का आपका फॉर्मूला है। बाकी सारे फॉर्मूले भी आप देख लीजिएगा। बाय द वे इसका आंसर बी है। कुछ भी पूछ सकता है कहीं से भी और कैसे भी। अच्छे से अच्छी तैयारी कीजिए। होप वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना चाहें तो कीजिए। कंपटीशन लेवल बढ़ेगा पर मेरा भला हो जाएगा। तो वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस साल स्कूल लेक्चरर, अगले साल कॉलेज लेक्चरर।